हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज के इस क्लास में संस्कृत का जो छठा चैप्टर है भारतीय संस्कारा, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। और आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इस क्लास को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, जितना ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाएंगे वो याद रख लेते हैं और सब्जेक्टिव याद लेते हैं, तो इस चैप्टर से कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसे आप लोग एकदम 100% बना सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा ये घंटी का आइकन आएगा, इसको आपको दबाना है, फिर ये वाला पॉपअप होगा, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, ऑल पे दबाना है। जब आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा तो आपका घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी हम यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सीधे आप लोग हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट में इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे हैं अगर आप लोग याद रखेंगे तो इसी में से प्रश्न जो है ना परीक्षा में आएगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है ये आपको बताना है, यानी पुराने समय की जो संस्कृति है इसकी पहचान कैसे होती है। तो पुराने संस्कृति की पहचान जो है बाबू ये संस्कारों से होता है, ठीक है ना। पुराने समय के जो लोग होते थे उनमें संस्कार जो है ना कूट कूट के भरा होता था, ठीक है ना। उनको पता होता था कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करना है, अपने से छोटों से कैसे बात करना है, समाज में किस प्रकार रहना है, ठीक है ना। तो ये सब उन लोगों को पता होता था, आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है तो आपको याद रखना है प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है ये संस्कारों के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है आपको बताना है। यानी आपको बताना है कि जो ये सीमांतोन्नयन है ये किस प्रकार की संस्कार है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सीमांतोन्नयन का अर्थ क्या होता है, सीमांतोन्नयन क्यों होता है। तो आपको याद रखना है सीमांतोन्नयन जो होता है ये गर्भवती महिलाओं की प्रशंसा के लिए यानी खुशी के लिए, ठीक है ना। जो गर्भ में जिनके पेट में बच्चे पल रहे होते हैं यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी प्रसन्नता के लिए यानी उनकी खुशी के लिए सीमांतोन्नयन जो संस्कार होता है वो किया जाता है। अब आपको पता चल गया सीमांतोन्नयन यानी गर्भवती स्त्रियों की प्रशंसा के लिए, यानी गर्भवती यानी जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है। तो ये कौन सा संस्कार हुआ, तो ये हुआ बाबू जन्म पूर्व संस्कार, ठीक है ना। ये कौन सा संस्कार है बाबू, जन्म पूर्व संस्कार है, क्योंकि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जो बच्चा है अभी मां के गर्भ में है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाए थे। सीमांतोन्नयन का मतलब गर्भवती स्त्रियों की प्रशंसा के लिए यानी खुशी के लिए, यानी जो औरतें अभी गर्भवती है जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है यानी बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ है, तो ये कौन सा संस्कार होगा, तो जन्म पूर्व संस्कार होगा। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि अंतिम सबसे लास्ट वाला शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार बाबू कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार 5 गो होते हैं और इसमें का सबसे लास्ट वाला आपसे पूछा है, सबसे लास्ट वाला संस्कार कौन सा है। तो सबसे लास्ट वाला जो संस्कार है ना वो समापवर्तन संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। समापवर्तन यानी समाप्त होने वाला, इसे आपको याद रखिएगा कि अंतिम शिक्षा सबसे लास्ट शिक्षा संस्कार कौन सा है, तो समापवर्तन संस्कार यानी समाप्त हो गया अब आपका पढ़ाई लास्ट वाला। अब इस समापवर्तन में क्या किया जाता है, तो जो शिष्य होते हैं उनको उपदेश देके भेजा जाता है कि अगर आप पढ़ लिए तो जाके आप शादी करिए, ठीक है। उसके बाद आपको आप जो पढ़े हैं जो ज्ञान हासिल किए हैं उस पर आपको कभी भी मतलब गर्भ नहीं, मतलब ये
कभी भी आपको जो आप मान लीजिए आप यहाँ पे शिक्षा हासिल किए हैं उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है, ठीक है ना, अपने ऊपर घमंड नहीं करना है कि हम पढ़े लिखे हैं। तो ये उपदेश देके लास्ट में भेजा जाता है। जब भी क्वेश्चन आएगा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तन संस्कार। अंतिम पूछा है तो आपसे पहला भी पूछ देगा कि पहला शिक्षा संस्कार कौन सा है। तो पहला बाबू शिक्षा संस्कार क्या होता है, तो पहले बच्चे क्या करते हैं बाबू, अक्षर को लिखते हैं, ठीक है ना, अक्षर को लिखना और बोलना सीखते हैं। तो वो होता है बाबू अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ जो होता है ना, ये पहला शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना। और सबसे लास्ट वाला शिक्षा संस्कार कौन सा है, समापवर्तन संस्कार, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला कुछ और, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि शिक्षा संस्कार कुल कितने होते हैं, तो 15 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। जब विवाह होता है तो उस समय कौन सा संस्कार नहीं आता है, तो विवाह में बाबू सिंदूर दान आता है, ठीक है ना, कन्यादान आता है, विवाह में वगदान आता है, वगदान यानी वचन जो दिया जाता है, वगदान यानी वचन का दान, ठीक है ना, वचन भी दिया जाता है। तो ये 3 आता है, सिंदूर दान आता है, कन्यादान आता है, वगदान यानी वचन दान आता है, ठीक है ना, वचन दिया जाता है। लेकिन गोदान नहीं आता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, जो गोदान है ये नहीं आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत। गोदान का मतलब गाय का दान करना। गाय का दान कहां पे होता है बाबू, तो ये होता है केशांत संस्कार में। किसमें होता है, तो ये होता है बाबू, आपको याद रखना है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार क्या है, तो पहली बार गुरु के घर पे बच्चों का बाल काटा जाता है और जो बच्चे के माता पिता है ना, वो गाय दान में देते हैं गुरु जी को। तो केशांत संस्कार को ही गोदान बोला जाता है। तो विवाह में गाय दान नहीं किया जाता है, ठीक है ना, आप लोग देखे भी होंगे कहीं विवाह में गाय दान होता है, नहीं होता है। तो गोदान बाबू ये कहां का है, तो आपको याद रखना है ये केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान यानी गाय का दान नहीं आता है। गाय का दान ये किस में आता है, तो शिक्षा संस्कार में आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पाणिग्रहण किस संस्कार में होता है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है पाणिग्रहण। पाणिग्रहण का मतलब अब होता है जो कन्याएं हैं वो अपना हाथ जो है लड़के के हाथ में देती है, यानी वर के हाथ में देती हैं। तो पाणिग्रहण बाबू किस में आता है, तो ये आपको याद रखना है, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। पाणिग्रहण यानी ये आता है बाबू, आपको याद रखना है विवाह संस्कार के अंतर्गत, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, यानी साहित्य ग्रंथों में जो केशांत संस्कार है इसका दूसरा नाम क्या है। तो केशांत संस्कार में क्या होता है, जो शिष्य होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं और जो माता पिता है ना वो गुरु को गाय दान में देते हैं, तो इसे गोदान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो केशांत संस्कार का बाबू दूसरा नाम क्या है, तो गोदान भी है, इसे आपको याद रखना है। इसमें गाय का दान किया जाता है और किसको दान में दिया जाता है, तो गुरु जी को, जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं उनको गाय दान में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, यानी आपको बताना है कि जो गोदान है वो किस संस्कार में होता है। गाय का दान कहां पे होता है, तो आपको याद रखना है केशांत संस्कार में। जब बच्चों का केस काटा जाता है ना पहली बार गुरु के घर पे, तब बाबू आपको याद रखना है गोदान होता है, नहीं गाय का दान होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चरित्र निर्माण किससे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। चरित्र आप लोग सुने होंगे, किसी का चरित्र अच्छा होता है, किसी का चरित्र खराब होता है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। तो चरित्र का निर्माण बाबू किससे होता है, तो आपको याद रखना है संस्कारों से, ठीक है ना। चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से। और टोटल संस्कार कितने हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि टोटल भारतीय संस्कार कितने होते हैं, तो टोटल संस्कार 16 होते हैं। और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वगदान किस संस्कार में होता है। वगदान यानी बाबू होता है वचन का दान। किसमें वचन दान किया जाता है, तो ये शादी विवाह में होता है वचन दान, 7 फेरा 7 वचन, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि ये वगदान जो है वो किस संस्कार में होता है। वगदान यानी वचन दान, किस संस्कार में हम लोग वचन का दान देते हैं, ठीक है ना, आप वचन देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये विवाह संस्कार में होता है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। वगदान किस संस्कार में होता है, तो वगदान जो होता है यानी वचन दान, आपको याद रखना है ये विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद
याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की बाबू अद्वितीय विशेषता क्या है? तो आपको याद रखना है संस्कार। जो संस्कार है ना, यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो समझदार होते हैं, सुशील होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है संस्कार, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पुंसवन संस्कार कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुंसवन का अर्थ आपको जानना होगा, पढ़ाए थे बहुत ही अच्छी तरीके से। पुंसवन का मतलब होता है जब बच्चा मां के गर्भ में 6 महीना का होता है तो बच्चे का मस्तिष्क यानी जो दिमाग होता है इसका क्या होता है बाबू? दिमाग बनना शुरू होता है, ठीक है ना, दिमाग का विकास शुरू होता है। उसी समय संस्कार को डाला जाता है, ठीक है ना। तो संस्कार डाले जाते हैं, संस्कार डालने के लिए पुंसवन संस्कार होता है। तो ये भी बाबू कौन सा संस्कार है? तो जब बच्चा मां के गर्भ में 6 महीना का है, यानी अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो जब जन्म नहीं हुआ है तो ये जन्म से पहले का संस्कार है, यानी जन्म पूर्व संस्कार है। इसे आप लोग याद रखिएगा। पुंसवन का मतलब बाबू क्या हुआ? मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें संस्कार का रोपण करना, यानी संस्कार डालना, ठीक है। ये कौन सा संस्कार हुआ? पुंसवन। तो आपको याद रखना है जन्म से पहले, यानी बच्चा का अभी जन्म नहीं हुआ है, बच्चा जो है अभी मां के गर्भ में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? अब आपको बताना है शैशव अवस्था यानी बचपन। शैशव का मतलब होता है बाबू, आपको याद रखना है बचपन। बचपन के कुल कितने संस्कार हैं? यानी जब बच्चा बालक होता है तो उस समय यानी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद यानी लेते वक्त से लेके और 5 साल का जब बच्चा होता है उस समय टोटल कितने संस्कार होते हैं शैशव अवस्था में? तो 6 संस्कार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। कितना संस्कार होता है? 6 होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बचपन का संस्कार कितना होता है? 6। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6 होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराने समय में जो शिष्य होते थे यानी जो चेला लोग होते थे, यानी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? तो उन्हें ब्रह्मचारी बोला जाता था। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो आपको जानना पड़ेगा भाई सप्तपदी क्या है। सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरा। सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी का मतलब हुआ बाबू 7 फेरा। तो बाबू 7 फेरा कहां पे होता है? तो आपको याद रखना है ये विवाह संस्कार में होता है, ठीक है ना। कहां पे होता है? विवाह संस्कार में। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन क्या है? तो ये अंतिम शिक्षा संस्कार है, ठीक है ना। समापवर्तन संस्कार क्या है? तो ये अंतिम शिक्षा संस्कार है। इसमें गुरु बोलते हैं कि आप किसी कन्या को, कुछ सुंदर कन्या को देख के शादी करिए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए, हमेशा सत्य बोलिए और जो भी आप पढ़े हैं उस पर आप घमंड न करिए, ठीक है ना। यही समापवर्तन संस्कार में उपदेश देकर भेजा जाता है। तो यहां पे क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यही क्या है बाबू? समापवर्तन संस्कार। यानी पढ़ाई यहां पे खत्म होता है। समापवर्तन यानी पढ़ाई यहां पे खत्म, अब शादी होगा लड़का का और वो गृहस्थ जीवन में जाएगा। तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी गुरु के घर से अब बच्चा का विदाई होगा क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो क्या करेगा? अब शादी करेगा, घर बसाएगा, ठीक है ना। तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गृहस्थ जीवन यानी शादीशुदा जीवन में प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस संस्कार के साथ लोगों का वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस संस्कार के साथ जो लोग हैं वास्तविक गृहस्थ जीवन में जाते हैं, यानी सच में वो गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। कौन ऐसा संस्कार पूरा करते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, यानी घर बसाने के में चले जाते हैं। गृहस्थ जीवन यानी घर गृहस्थी चलाने वाले जीवन में चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है विवाह संस्कार। जैसे ही मनुष्य विवाह करता है वो गृहस्थ जीवन में, वास्तविक गृहस्थ जीवन में वो क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या होता है?
इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि गर्भधान संस्कार क्यों होता है। तो गर्भधान बाबू क्या है, तो गर्भ की रक्षा के लिए पढ़ाए थे ना, कि जो बच्चा मां के पेट में पल रहा है, गर्भ में पल रहा है, उसकी रक्षा के लिए, बच्चा को कुछ ना हो इसीलिए गर्भधान किया जाता है। तो गर्भधान संस्कार बाबू क्यों होता है, तो गर्भ की रक्षा के लिए, ठीक है ना। तो गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भ रक्षा के लिए आपको याद रखना है, यहां पे दिया है ए ऑप्शन, तो यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से जाएगा। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन, गर्भधान का मतलब गर्भ की रक्षा करना, ठीक है ना, गर्भ रक्षा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो सीमांतोन्नयन का आपको अर्थ समझना पड़ेगा। सीमांतोन्नयन का मतलब बाबू ये हुआ कि स्त्रियों की प्रशंसा के लिए, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है ना, यानी जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी खुशी के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। तो यहां बोल रहा है सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, यानी सीमांतोन्नयन क्यों होता है, तो आपको याद रखना है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, यानी गर्भवती जो महिला है उसके खुशी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि 9 महीना जब बच्चा जो है मां के पेट में रहता है तो बहुत ही कष्ट होता है, तो एक दिन उसके खुशी के लिए बाबू किया जाता है सीमांतोन्नयन संस्कार, ठीक है। इसमें घर परिवार के सभी लोगों को बुलाया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये गर्भवती की प्रसन्नता के लिए होता है, इसे आपको याद रखना है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, तो महत्वपूर्ण उपदान क्या है बाबू, तो संस्कार। ये सब क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसे आपको याद रखना है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है, यानी विशेषता क्या है, तो आपको याद रखना है ये संस्कार है, आप लोग याद रखिएगा। केशांत संस्कार कहां पे होता है, केशांत यानी होता है बाबू बच्चों का केस को पहली बार काटना। तो बच्चों के जो बाल केस है ना उसको काटना या छीलना, ये कहां पे होता है केशांत संस्कार, तो आपको याद रखना है गुरु गृह में, गुरु गृह यानी गुरु के घर पे, इसे आप लोग याद रखना है। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनका जो हेयर है ना, केस है, उसको काट दिया जाता है ताकि बच्चा जो है सजने संवरने पे ज्यादा ध्यान न दे, उसका पढ़ाई, उसका मन पढ़ाई पे लगे, इसीलिए पूरा हेयर को काट दिया जाता है या तो छील दिया जाता है, ठीक है। तो केशांत संस्कार कहां पे होता है, यानी कहां पे बच्चों का केस काटा जाता है, तो आपको याद रखना है गुरु गृह पे, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में टोटल कितने संस्कार होते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो भारतीय संस्कृति में टोटल कितने संस्कार होते हैं, तो टोटल 16 संस्कार होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इस 16 संस्कार को बाबू कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। जन्म पूर्व संस्कार, बचपन का संस्कार, फिर शिक्षा संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर मरने के बाद अंथोटिस संस्कार। अगला क्वेश्चन है अंथेटिस संस्कार यानी दाह संस्कार, इसका अर्थ क्या हुआ, अंथेटिस संस्कार का मतलब हुआ दाह संस्कार। अंथेटिस संस्कार यानी दाह संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अंथेटिस संस्कार यानी दाह संस्कार कब होता है, मरने के बाद, इसे आपको याद रखना है। जन्म पूर्व कितने संस्कार है, देखिए कितना ज्यादा बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 गो संस्कार होता है, गर्भ की रक्षा के लिए गर्भधान होता है, ठीक है ना। बच्चों में जब बच्चा मां के गर्भ में 6 महीना का होता है तो उसमें संस्कार रोपण किया जाता है, तो पुष्पवन संस्कार होता है। एक होता है गर्भवती महिलाओं की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, तो वो होता है सीमांतोन्नयन, यानी टोटल 3 गो संस्कार होता है। त्रय का मतलब होता है 3, त्रय का मतलब होता है 3, पंच का मतलब 5, षष्ठ का मतलब 6, एक का मतलब 1। तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है, त्रय का मतलब होता है 3, ठीक है ना। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो आपको याद रखना है त्रय यानी 3, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते समा, यानी प्राचीन काल में जो शिष्य है ना वो क्या कथ्यते मतलब क्या कहे जाते थे। ये आप लोग संस्कृत अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए संस्कृत में क्वेश्चन है कि प्राचीन काले यानी पुराने समय में जो शिष्य है डैश इति कथ्यते यानी क्या कहलाते थे। तो पुराने समय में जो शिष्य हैं बाबू वो क्या कहलाते थे, वो ब्रह्मचारी कहलाते थे, इसे आपको याद रखना। अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो ये सब आप लोग 100% बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपदान डैश इति। अब यहां पे आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में भारतीय जीवन दर्शनस्य मतलब दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान क्या है, यानी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन में बाबू महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो भारत का महत्वपूर्ण विशेषता यानी उपादान क्या है, तो आपको याद रखना है संस्कार है। भारत का जो महत्वपूर्ण उपादान है वो क्या है, संस्कार है। विशेषता जो है वो संस्कार है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको याद रखना है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। तो जन्म पूर्व संस्कार बाबू क्यों किया जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कार किया जाता है, पहला जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला होता है गर्भधान, यानी गर्भ की रक्षा के लिए करते हैं। दूसरा गर्भ अवस्था में संस्कार रोपण हेतु, ठीक है ना, यानी जब पुष्पन संस्कार करते हैं, जब बच्चा मां के गर्भ में 6 महीना का होता है तो इसमें संस्कार डाले जाते हैं, तो उसे पुष्पन बोला जाता है। गर्भावस्था में संस्कारों के रोपण के लिए, गर्भवती की प्रशंसा के लिए, यानी जो स्त्रियां होती हैं सीमांतोन्नयन किया जाता है संस्कार, ताकि जो गर्भवती महिला है वो खुश हो जाए, ठीक है। तो ये इनमें से सभी के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किए जाते हैं? तो गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है, जो मां के पेट में बच्चा पल रहा है उसमें संस्कार डालने के लिए किया जाता है, और जिस महिला के अंदर बच्चा पल रहा है उसके खुशी के लिए जन्म पूर्व संस्कार किए जाते हैं, और ये तीनों जन्म पूर्व संस्कार है। पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुष्पन संस्कार है इसका उद्देश्य क्या है? तो पुष्पन का मतलब होता है गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर संस्कार का रोपण करना, संस्कार डालना। गर्भ अवस्था में संस्कार का अवरोपण, ठीक है ना, यानी बच्चा जब मां के गर्भ में है तो उसमें संस्कार डाला जाता है, यही है पुष्पन संस्कार। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार बाबू 16 को होता है, और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है, 5 भागों में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार 3। जन्म पूर्व यानी जब बच्चा मां के पेट में है, और जैसे ही जन्म लेता है वो बचपन का संस्कार होता है, बचपन का संस्कार 6, यानी 0 साल से लेके 5 साल तक बचपन का संस्कार। अब बच्चा पढ़ने लिखने योग्य हो गया तो फिर आएगा शिक्षा संस्कार 5 गो। अब बच्चा पढ़ते पढ़ते मतलब नौजवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो फिर शिक्षा खत्म हो जाता है, फिर आता है विवाह संस्कार एगो। अब फिर लास्ट में क्या होता है, बूढ़ा हो गया मर जाता है, तो वो हो गया हम लोगों का अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार। ये टोटल 5 भागों में बांटा गया है, और ये टोटल जोड़िएगा तो ये 16 संस्कार होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लाजो होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो लाजो होम के बारे में आपको जानना होगा। लाजो होम यानी जो धान का लावा होता है ना उसको अग्नि में डाला जाता है, ठीक है ना, अग्नि जो स्थापना होता है शादी में, यानी उसमें डाल के अग्नि को जलाया जाता है। लाजो होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो आपको याद रखना है ये विवाह संस्कार, धान के लावा से अग्नि को जलाया जाता है, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्राणाम डॉट तपह, ये दूसरे मतलब दूसरे चैप्टर का, ये कर्मवीर चैप्टर का है, लेकिन इसमें गलती से लिखा गया है, हम आपको बता देते हैं। छात्रनाम डैश तप, यानी छात्र के लिए तप यानी तपस्या क्या है? तो छात्र के लिए बाबू तप यानी तपस्या क्या है? तो छात्रनाम डैश तप, यानी छात्र के लिए तपस्या क्या है? तो छात्र के लिए तपस्या है अध्ययनमा, यानी अध्ययन पढ़ाई लिखाई। छात्र के लिए तपस्या क्या है? पढ़ाई लिखाई है। वही यहां पे है छात्रनाम डैश तप, यानी छात्र के लिए तप यानी तपस्या क्या है? तो अध्ययन है, पढ़ाई लिखाई है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पहले शिष्य वेद आरंभ कहां पे करते हैं? यानी जो शिष्य हैं पहली बार वेद आरंभ कहां पे करते हैं, वेद पढ़ना कहां पे शुरू करते हैं? तो बच्चे बाबू वेद आरंभ यानी वेद पढ़ना कहां पे शुरू करते हैं? तो गुरु गृह है, यानी गुरु के घर पे, इसे आपको याद रखना है, गुरु गृह पे, यानी गुरु के घर पे पहली बार जो बच्चे हैं ना वो वेद पढ़ना शुरू करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? शैक्षणिक का मतलब होता है बाबू शिक्षा संस्कार, शैक्षणिक का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है ना। शिक्षा संस्कार आपसे पूछा जा रहा है कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार पढ़ाई लिखाई वाला संस्कार कितने होते हैं? आपको याद रखना है, शिक्षा जो संस्कार होते हैं 5 होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विवाह डैश, विवाह एक संस्कार है, विवाह संस्कार होता है, विवाह कैसा संस्कार होता है आपको बताना है। तो विवाह जो है आपको याद रखना है, विवाह एक पवित्र संस्कार होता है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? अक्षर आरंभ का मतलब बाबू क्या होता है? यानी बच्चा पहली बार मतलब क ख ग घ या जो भी अक्षर है वो लिखता है, वो बोलता है। तो ये बाबू किस में आएगा? विवाह में आएगा अक्षर लिखना? नहीं। उपनयन में आएगा? नहीं। वेद आरंभ संस्कार में आएगा? नहीं। ये बाबू ये किसका है? तो ये शिक्षा संस्कार का है, इसे आपको याद रखना। पढ़ाई लिखाई जितना भी आएगा वो शिक्षा संस्कार में है। तो अक्षर आरंभ यानी पहली बार जो बच्चा है वो अक्षर लिखता है, वो अक्षर आरंभ है, और वो किस में आता है? तो ये शिक्षा संस्कार में आता है। अगला क्वेश्चन है अग्नि स्थापना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार में हम लोग अग्नि स्थापना करते हैं, आग को जलाते हैं?
तो आग को बाबू किस संस्कार में जलाते हैं? तो आपको याद रखना है, अग्नि स्थापना किस में करते हैं? विवाह संस्कार में। और इसी अग्नि को हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसी का 7 फेरा लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? भाई सप्तपदी यानी 7 फेरा बाबू किस में होता है? तो सप्तपदी यानी 7 फेरा जो होता है ये विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? किस संस्कार में हम लोग मंडप बनाते हैं यानी माड़ो बनाते हैं, आप लोग भोजपुरी में समझिए, तो ये विवाह संस्कार में होता है। इसमें मंडप बनाया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, शादी विवाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो गुरु के घर पे बाबू जो शिष्य हैं ये किसका पालन करते हुए पढ़ाई करते हैं? तो शिक्षा नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। नामकरण किस संस्कार के में गणना की जाती है? नामकरण जो है वो किस संस्कार में इसकी गणना की जाती है? नामकरण जो है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण बाबू किस संस्कार में आएगा? विवाह में आएगा। बच्चों का नाम रखना विवाह में आएगा? नहीं। ये शिक्षा संस्कार में आएगा? नहीं। ये वेद आरंभ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये किस में आएगा बाबू? शैशव संस्कार, यानी ये बचपन के संस्कार में आएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तब से शैशव संस्कार यानी बचपन का संस्कार शुरू होता है और इसी में बचपन में ही बच्चे का क्या किया जाता है, नाम रख दिया जाता है। तो नामकरण यानी बच्चे का नाम रखना, ये किस में आएगा? शैशव संस्कार में आएगा, यानी बचपन में ही जो है बच्चों का नाम रख दिया जाता है। शैशव संस्कार कब शुरू होता है? तो जब बच्चा जन्म लेता है वहां से शुरू होता है और 5 साल का हो जाता है तब तक चलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? तो उपनयन ये शिक्षा संस्कार है, आपको याद रखना है। उपनयन का अर्थ होता है कि बच्चे को गुरु के हाथ में दे दीजिए, ठीक है ना, और गुरु जो है बच्चे को अपने घर पे ले जाके पढ़ाएंगे लिखाएंगे और जब बच्चा सब पढ़ लिख लेगा उसको वापस अपने घर भेज देंगे। तो वही ये उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो उपनयन का आपको समझना पड़ेगा। उपनयन का मतलब होता है गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, ठीक है ना। उपनयन का मतलब क्या होता है कि जो गुरु होते हैं वो शिष्य को अपने घर लाते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर वापस भेजते हैं। तो उपनयन क्या है बाबू? एक शिक्षा संस्कार है, आपको याद रखना है। इसमें गुरु जो है ना वो शिष्य को अपने घर लाते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं और वापस भेजते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जात कर्म किस संस्कार में होता है? जात कर्म यानी जन्म लेना। जात कर्म यानी जन्म लेना, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसको शहद और दूध चटाया जाता है, ठीक है ना। तो ये किस में आता है? तो बच्चा जन्म ले लिया है, तो जब बच्चा जहां से जन्म होता है और 5 साल का जब बच्चा रहता है तो वो होता है शैशव संस्कार, ठीक है ना। तो शैशव संस्कार में ही आएगा, यानी बचपन का संस्कार है जात कर्म यानी जन्म लेना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे शहद चटाया जाता है या माँ का दूध पिलाया जाता है, तो ये आता है बाबू आपका शैशव संस्कार में, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे सभी इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब इसका आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि संस्कार कितने होते हैं तथा उनके नाम क्या हैं। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं। तो लिखिएगा, पहले पूछ रहा है कि भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर भारतीय संस्कार 16 होते हैं। यानी भारतीय संस्कार कितने होते हैं बाबू? टोटल 16 होते हैं। उनका नाम देखिए, पहला जो भाग है हम लोगों का वो है जन्म पूर्व संस्कार, ठीक है ना, और इनको 5 भागों में बांटा गया। पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार 3 गो होता है, गर्भधान यानी गर्भ की रक्षा के लिए, पुष्वन यानी बच्चों में संस्कार रोपण के लिए, सीमांतोनयन यानी जो गर्भवती महिला है उसकी प्रशंसा के लिए। अभी बच्चा मां के पेट में है तब तक ये 3 संस्कार हो जाता है, तभी हम लोग बोलते हैं इसे जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा है शैशव संस्कार, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है ना। तो शैशव संस्कार यानी बचपन के संस्कार 6 होते हैं। पहला होता है जात कर्म, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो ये भी बचपन के संस्कार में आता है। दूसरा नामकरण, फिर बच्चा कुछ दिन का हो जाता है तो उसका नाम रखा जाता है। निष्क्रमण यानी जिस घर में बच्चा और उसकी मां कुछ दिनों तक अकेले रहते हैं उस घर से बाहर निकलना निष्क्रमण हुआ। अनप्रसानम यानी बच्चा 6 महीना का हो जाता है तब उसको पहली बार अनाज खिलाया जाता है तो अनप्रसानम हुआ। चूड़ा कर्म यानी पहली बार उसको जो हेयर है ना, केस है, उसको काटा जाता है, छीला जाता है। कर्ण भेद यानी उनके दोनों कानों को छेदा जाता है, ठीक है ना। तो ये आता है अपना शैशव संस्कार के अंतर्गत। फिर आता
होता है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। अक्षर आरंभ यानी पहली बार अक्षर लिखना। उपनयन संस्कार यानी गुरुजी आएंगे और बच्चे को लेके चले जाएंगे। वेद आरंभ यानी पहली बार जो वेद है ना वो बच्चे पढ़ते हैं गुरु के घर पे। केशांत संस्कार, बच्चों का जो केस है ना वो काट दिया जाता है। और पांचवा होता है समापवर्तन संस्कार, ये अंतिम शिक्षा संस्कार है। ठीक है, अगला आता है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार का मतलब बाबू, गृहस्थ संस्कार एक होता है जो विवाह संस्कार है। फिर आता है गृहस्थ संस्कार यानी जो बच्चे हैं ना वो मतलब विवाह करते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? एक होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना। फिर मृत्यु प्रांत संस्कार यानी मृत्यु के ऊपर मतलब मृत्यु हो जाता है उसके बाद लास्ट में एक संस्कार होता है और उसका नाम क्या है? तो अंथेटिस संस्कार। मृत्यु प्रांत संस्कार एक होता है जो अंथेटिस संस्कार है यानी जो दाह संस्कार है। तो यहां पे पूरा संस्कार के बारे में लिखना है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि भारतीय संस्कार में भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करेगी संस्कार कितने होते हैं और उनके नाम लिखे, यानी 16 संस्कार के नाम लिखने। तो ये आपको यहां पे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है ये आपको बताना है। तो मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मनुष्य के जीवन में जो संस्कार की उपयोगिता है, आप देखिए मनुष्य के जीवन में संस्कार की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, ये व्यक्तियों के आचरण, व्यवहार, सोचने का आकार देता है। संस्कार व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराते हैं और उसमें समाज एक और उसे समाज में एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करते हैं। अब आप यहां पे देखिए बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन में जो संस्कार है इसकी क्या उपयोगिता है। तो जो संस्कार है बाबू, ये मनुष्य को बोलना सिखाता है, समाज में रहना सिखाता है। ठीक है ना, समाज में एक अच्छा आदमी बनाता है। ठीक है, संस्कार का यही काम है। तो मनुष्य के जीवन में संस्कार की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, ये व्यक्ति को आचरण यानी उसका आचरण सुधारने में मदद करता है, उसका व्यवहार सुधारने में मदद करता है, उसके सोच के आकार को देता है यानी वो अच्छा सोचे खराब ना सोचे, उसके सोच को भी बदलता है। संस्कार व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराता है, उसे समाज में एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करता है। तो ये क्या है बाबू, तो मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है। तो मनुष्य के जीवन में संस्कार की बहुत सारी उपयोगिता है, जैसे मनुष्य के आचरण को सुधारता है, ठीक है ना, व्यवहार को सुधारता है, सोच को बदलता है। ठीक है ना, जो संस्कार है व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराता है, उसे समाज में एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन होता है, यानी गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो गर्भधान यानी गर्भधान का मतलब होता है गर्भ की रक्षा के लिए। ठीक है ना, तो आपको याद नहीं, इसका प्रयोजन क्या है। गर्भधान संस्कार जन्म पूर्व संस्कार होते हैं, आपको पता है। गर्भधान यानी जब बच्चा मां के गर्भ में है तो ये जन्म पूर्व है, क्योंकि ये अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है। तो गर्भधान संस्कार जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। गर्भधान संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गर्भधान संस्कार है ये गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। वही पूछ रहा है गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, यानी गर्भधान संस्कार क्यों किया जाता है। तो ये गर्भ की रक्षा के लिए, यानी जो गर्भ है उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केशांत संस्कार का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केशांत संस्कार यानी पहली बार गुरु के घर पे शिष्य का बाल काटा जाता है और जो माता पिता होते हैं वो गाय दान में देते हैं, यही केशांत संस्कार है। ठीक है, तो केशांत संस्कार एक शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी जो केशांत संस्कार है ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के घर पे शिष्य के बाल काटे जाते हैं, जिसमें गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। गुरु के घर पे शिष्य का बाल काटा जाता है और जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो गुरु जी को गाय दान में दिया जाता है। तो इसमें गोदान एक यानी गाय का दान करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिष्य की पढ़ाई से ध्यान न भटके, सजने संवरने पे ज्यादा ध्यान न दे, इसीलिए बालों को काट दिया जाता है। तो किसान संस्कार क्यों होता है बाबू, तो जो शिष्य हैं उनका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ध्यान न भटके, क्योंकि हेयर रहेगा तो हीरो बनेंगे बच्चे, उसको ज्यादा इधर उधर झाड़ने ओढ़ने में लगेंगे। ठीक है ना, तो समय बर्बाद होगा, इसीलिए ना बाल रहेगा ना बच्चा सजेगा सवरेगा। ठीक है ना, तो उसको छील दिया जाता है, नहीं तो काट दिया जाता है, ताकि बच्चा का मन न भटके और उसका मन पढ़ाई पे लगे। वही एक किसान संस्कार का वर्णन करें तो किसान संस्कार बाबू शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के घर पे शिष्य के बाल काट दिया जाता है, जिसमें गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। गोदान यानी गाय दान इसमें दिया जाता है। शिष्य की पढ़ाई से ध्यान न भटके, सजने संवरने पर ज्यादा ध्यान न दे,
इसीलिए बालों को काट दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही है किसान संस्कार का वर्णन। अगला है किसान संस्कार में गोदान संस्कार। किसान संस्कार को भी गोदान संस्कार कहा जाता है, क्यों? यानी किसान को गोदान यानी गाय दान करने वाला भी संस्कार क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। क्योंकि देखिए, किसान संस्कार को किसान संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के घर पे शिष्य का बाल काटा जाता है और गुरु को शिष्य के माता पिता गाय दान में देते हैं, इसीलिए किसान संस्कार को गोदान भी कहा जाता है। तो किसान संस्कार को गोदान क्यों कहा जाता है? तो जो किसान संस्कार है ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। इसमें पहली बार गुरु के घर पे शिष्य का बाल काटा जाता है ताकि उसका ध्यान पढ़ाई से ना भटके, पढ़ाई में लगा रहे। और जो बच्चे के माता पिता है ना, वो गुरु जी को गाय दान में देते हैं, इसीलिए किसान संस्कार को गोदान यानी गाय दान करने वाला भी संस्कार बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं, आपको लिखना है। तो शिक्षा संस्कार जो होते हैं ना, पढ़ाई लिखाई वाला 5 गो संस्कार होता है। पहला होता है अक्षर आरंभ संस्कार। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसमें बच्चे अक्षर लिखना सीखते हैं। अक्षर आरंभ में क्या होता है? बच्चा अक्षर लिखना सीखता है। दूसरा होता है उपनयन संस्कार। इसमें माता पिता अपने बच्चों को गुरु के हाथ में सौंप देते हैं। उपनयन का मतलब गुरु जी आते हैं और माता पिता जो है ना, बच्चे को गुरु के हाथ में दे देते हैं। गुरु जी क्या करते हैं? बच्चे को अपने घर ले जाके पढ़ाते हैं। वेद आरंभ संस्कार यानी इसमें शिष्य जो है गुरु के आश्रम पहुंचकर वेद पढ़ना शुरू करते हैं। किसान संस्कार यानी इसमें शिष्यों का बाल काट दिया जाता है ताकि वो सजने संवरने पे ज्यादा ध्यान ना दे। किसान का मतलब बच्चों को ले जाके वहां पे केस काट दिया जाता है। समापवर्तन संस्कार, जब बच्चे यानी जब शिष्य की पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो गुरु को शिष्य को उपदेश देकर घर भेज दिया जाता है। समापवर्तन ये अंतिम शिक्षा संस्कार है और इसमें क्या होता है कि जो गुरु जी है ना, वो उपदेश देके शिष्य को जब पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता है तो घर भेज देते हैं। तो शिक्षा संस्कार कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना? शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। पहला है अक्षरम, इसमें बच्चे अक्षर लिखना पढ़ना सीखते हैं। उपनयन संस्कार यानी इसमें माता पिता अपने बच्चे को गुरु के हाथ में सौंप देते हैं। वेदारम यानी बच्चा जो है पहली बार गुरु के घर पे वेद पढ़ता है। किसान संस्कार, शिष्य को गुरु के घर पे उसका केस काट दिया जाता है ताकि सजने संवरने पे ध्यान ना दे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। समापवर्तन संस्कार यानी जो बच्चा है उसका पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया, अब वो घर आएगा, उसको उपदेश देके भेज दिया जाता है। तो यही है शिक्षा संस्कार, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शैशव संस्कार का उल्लेख करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैशव संस्कार का उल्लेख आपको करना है यानी बचपन का संस्कार। तो शैशव संस्कार को बचपन का भी संस्कार कहते हैं और ये कुल 6 होते हैं। यानी शैशव संस्कार टोटल कितने होते हैं? 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है जातकर्म। जातकर्म यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे जातकर्म बोला जाता है। फिर होता है नामकरण यानी बच्चा 4-5 दिन का होता है तो उसका नाम रखा जाता है। निष्क्रमण यानी 30 से 40 दिन क्या होते हैं, जो बच्चा जन्म लेता है उसको और गर्भवती महिला को अलग रूम में रखा जाता है। उस रूम से जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो होता है निष्क्रमण यानी प्रसूति गृह से बच्चे का बाहर आना, ये क्या होता है? निष्क्रमण होता है। अन्नप्रसानम यानी बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तो उसको अन्न खिलाया जाता है। भोजन, पहली बार भोजन का मतलब अन्न का दाना खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म यानी बच्चों का बाल काटा जाता है, ठीक है। और कर्णभेद यानी बच्चे के दोनों कानों को छेदा जाता है। तो ये क्या है बाबू? अपना शैशव संस्कार है और शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समापवर्तन संस्कार का वर्णन करें। समापवर्तन यानी समाप्त होने वाला संस्कार, यानी जब पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समापवर्तन संस्कार। यहां पे आपको समापवर्तन संस्कार का वर्णन करना है, तो कैसे होगा? समापवर्तन संस्कार अंतिम शिक्षा संस्कार है। जब शिष्य की शिक्षा समाप्त हो जाती है तो गुरु शिष्य को उपदेश देकर वापस घर भेजते हैं, जिसमें गुरु शिष्य से कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा धर्म की राह पे चलो और अपने विद्वान होने पे कभी घमंड ना करो, ठीक है ना। तो समापवर्तन संस्कार क्या है? तो लिखिएगा, आप बोलेगा समापवर्तन संस्कार क्या है या समापवर्तन संस्कार का वर्णन करे तो लिखिएगा कि समापवर्तन संस्कार अंतिम शिक्षा संस्कार है। जब शिष्य की शिक्षा जब खत्म हो जाती है तो जो गुरु हैं वो शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं और इसमें गुरु क्या बोलते हैं कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा धर्म की राह पे चलो, ठीक है ना, और अपने विद्वान होने पे यानी अपने पढ़े लिखे होने पे कभी भी घमंड ना करो। तो ये है समापवर्तन संस्कार, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन ये भी शिक्षा संस्कार है और इसमें जो गुरु जी है ना वो बच्चों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। उपनयन संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है
इस संस्कार के अंतर्गत माता पिता अपने बच्चों को गुरु के हाथ में सौंप देते हैं और गुरु शिष्य को लेकर आश्रम चले जाते हैं। शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करके पढ़ाई करते हैं। उपनयन का मतलब क्या हुआ? ये भी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। उपनयन संस्कार भी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। इसमें जो माता पिता है ना, जो बच्चे के माता पिता हैं, वो अपने बच्चे को गुरु के हाथ में सौंप देते हैं और जो गुरु हैं वो बच्चे को अपने घर लेके आते हैं और वहां पे बच्चे शिक्षा नियमों का पालन करके पढ़ाई करते हैं। तो यही क्या है बाबू? उपनयन। संस्कार का मूल अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संस्कार का मूल अर्थ क्या है? तो संस्कार का मूल अर्थ होता है दोष का दूर होना और अच्छे गुणों का निर्माण होना। संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है? दोष दूर होना और अच्छे गुणों का निर्माण होना, यह संस्कार का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह संस्कार में कौन कौन सा मुख्य कार्य होता है? तो विवाह संस्कार में बाबू कौन कौन सा मुख्य कार्य होता है? लिखिएगा, विवाह संस्कार में वगदान यानी वचनदान होता है, मंडप निर्माण होता है, मंडप बनाया जाता है, वर वधु के घर पे वर पक्ष का स्वागत होता है, यानी जब बारात लेके आते हैं लड़के वाले, बारात लेके आते हैं तो वधु के घर पे यानी लड़की वाले के घर पे स्वागत होता है। वर वधु परस्पर निरीक्षण होता है, जो दुल्हा और दुल्हन है वो एक दूसरे को परस्पर देखते हैं, जिसे हम लोग आज जयमाला बोलते हैं। कन्यादान होता है, यानी लड़की के जो पिता हैं वो अपनी लड़की को हमेशा के लिए दान कर देते हैं। अग्नि स्थापना होता है, अग्नि की स्थापना किया जाता है, ठीक है ना, साथ फेरा लेने के लिए। पारी ग्रहण होता है, आपको याद है, लड़की जो है अपना हाथ जो है ना लड़के के हाथ में दे देती है। लाजो होम यानी धान का जो लावा है उसको अग्नि में डाल के जलाया जाता है। सप्तपदी यानी 7 फेरा इसमें लिया जाता है। सिंदूर दान यानी उसमें सिंदूर होता है आदि, ये मुख्य कर्म किए जाते हैं। तो ये सब जो कर्म है ना ये किया जाता है, आपको याद रखना है विवाह संस्कार में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, बस आपको याद रख लेना है, ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं उल्लेख कर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, आपको याद रखना है। पहला होता है गर्भधान। गर्भधारण का मतलब हुआ बाबू गर्भ की रक्षा के लिए होता है गर्भधान, ठीक है ना, गर्भधान। गर्भधान आपको याद रखना है, गर्भधान जो होता है ना ये गर्भ की रक्षा के लिए होता है। पुष्वन संस्कार, गर्भ में शिशु के संस्कार का आरोपण किया जाता है। सीमांतोन्नयन, यह गर्भवती स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो ये हम आपको कई बार पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव अगर और सब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद रहेगा तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आप लोग बना दीजिएगा, कहीं से इस चैप्टर से पूछेगा और सब्जेक्टिव भी आप लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो भी प्रश्न इसमें से बाबू आपको याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिए, थोड़ा सा ये टॉप चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1-2 बार अगर इसे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1-2 बार आप लोग जरूर देखिए। और जो भी बच्चे अभी तक टेस्ट नहीं लगाए हैं बाबू, टेस्ट चल रहा है, आप लोग टेस्ट लगा दीजिए। ये अपना क्रोम आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है ASK क्लास, ठीक है ना, ASK और फिर CLASS, ये आपको लिखना है आस्क क्लास, ठीक है। और ये आ जाएगा, इस पे आपको क्या करना है, होम पे आपको यास क्लास पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे बाबू सामाजिक विज्ञान का टेस्ट चल रहा है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा बाबू ये अपना यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे बस आपको ये देखना है स्टार्ट वाला बटन है, स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है वो आप लोग लिख दीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, खराब कोयला पिट। इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन दिए हैं, लास्ट में आप लोग बनाते जाइएगा। यहाँ पे आ जाएगा सी रिजल्ट, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो 20 गो क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो यहाँ पे आएगा सी रिजल्ट। सी रिजल्ट वाले पे क्लिक करिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, 20 प्रश्न में से कौन कौन सही हुआ, कौन कौन गलत हुआ, सब आपको दिखा देगा। तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।